नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने मध्यकालीन भारत के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत में जो वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश, इन पर मैंने वीडियो बना दी हुई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो आज हम अगला टॉपिक विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य को हम एक कहानी की तरह समझेंगे। तो पहले हम कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो समझ लेते हैं, ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। तो सल्तनत काल में हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था, खिलजी वंश का शासक था, मैंने आपको पढ़ाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसने दक्षिण भारत के अधिकतर क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था, पर उसके बाद के शासकों ने दक्षिण भारत में इतना हस्तक्षेप नहीं किया। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि दक्षिण भारत में 2 नए साम्राज्यों का उदय होता है। कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी साम्राज्य का उदय होता है, जो कि मुस्लिम शासकों द्वारा स्थापित किया गया, और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है, जिसे हिंदू शासकों द्वारा स्थापित किया गया। और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है ना, इसके जो ये बीच वाला क्षेत्र है, इसे रायचूर दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो ये वाला एरिया रायचूर दोआब कहलाया। और इन दोनों साम्राज्यों के बीच, यानी कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच, इस दोआब वाले क्षेत्र के लिए युद्ध मचा ही रहा। इनके बीच में इस क्षेत्र के लिए लड़ाई होती रही। इस रायचूर क्षेत्र के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मध्यकालीन भारत में दक्षिण में मुख्यतः ये 2 ही साम्राज्य थे, एक बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर साम्राज्य, जिसमें से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, यानी कि पहले हुई थी, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसके 11 साल बाद 1347 में हुई थी। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ लेंगे। तो अब हम चलते हैं विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य का कार्यकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक रहा। कई किताबों में आप देखेंगे कि 1650 की जगह 1662 या 1648 लिखा होगा, पर जो इसकी शुरुआत है वो हर किताब में 1336 ही लिखी होगी, क्योंकि इसमें मतभेद है। क्या हुआ ना कि जो विजयनगर साम्राज्य है अपने अंतिम समय में ये बहुत ही छोटे क्षेत्र में सीमित होकर रह गया, इसीलिए इसमें कई इतिहासकारों में मतभेद है। और चिंता मत कीजिए, आपसे ये सन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1336 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो 1336 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल रहा। तो मध्यकालीन भारत में स्थापित होने वाला ये प्रथम हिंदू राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का कौन थे, थोड़ा इनका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हरिहर और बुक्का कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश का शासन था, तो मैंने आपको तुगलक वंश के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो तुगलक वंश में एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने क्या किया, दक्षिण भारत पर अधिकार करने के लिए सैन्य अभियान किया। और वर्तमान के जो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक राज्य था कांपली, और कांपली राज्य पर इसने अधिकार कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वहां पर उसने 2 सेना नायक हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तो किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान किया, और कांपली वाले क्षेत्र में 2 सेना नायक थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। तो दिल्ली ले जाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। और जब इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने
इन दोनों भाइयों को रिहा कर दिया, आज़ाद कर दिया और इन्हें कहा कि दक्षिण भारत में जाकर ये दिल्ली सल्तनत का विस्तार करें। यानी कि इन दोनों भाइयों को रिहा कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि दक्षिण भारत में जाके दिल्ली सल्तनत का विस्तार करें, यानी कि उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाएं। पर मोहम्मद बिन तुगलक को ये नहीं पता था कि दोनों भाई रिहा होने के बाद अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर लेंगे, यानी कि उसे आज़ाद होकर एक नए साम्राज्य की स्थापना कर लेंगे। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने तो इन्हें अपने यानी कि दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए दक्षिण भारत में भेजा था, पर इन्होंने यहाँ पर आके एक नए साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की, जो कि दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र था, एक नए साम्राज्य की स्थापना की। तो अब आपको कहानी का पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया है। अब आपको पूरा विजयनगर साम्राज्य आसानी से समझ आ जाएगा। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, पर इन्होंने तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और मैंने आपको ये बताया कि ये पहला हिंदू साम्राज्य था। तो देखिए, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, पर जब ये दक्षिण भारत में आए ना तो इन्हें एक गुरु मिले। इनका नाम था माधव विद्यारण्य। क्या नाम था? माधव विद्यारण्य। तो इनके गुरु विद्यारण्य ने इनसे क्या कहा कि तुम्हें इस्लाम धर्म जबरदस्ती से थोपा गया है, यानी कि तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, तो तुम प्रायश्चित करके दोबारा हिंदू धर्म में आ जाओ। तो प्राण प्रतिष्ठा कराकर इनके गुरु माधव विद्यारण्य ने इन्हें दोबारा हिंदू बना दिया। तो 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो पहले विजयनगर साम्राज्य का नाम हम्पी या हस्तिनावती था, पर बाद में ये विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। जैसे हमने पढ़ा था ना कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था, उसी प्रकार जो विजयनगर साम्राज्य था ना, इस पर 4 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले संगम वंश ने 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक इस पर शासन किया। सबसे लंबे वक्त तक संगम वंश ने ही विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। उसके बाद सालू वंश ने 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक, उसके बाद तुलु वंश ने 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक, उसके बाद आरविडु, कहीं कहीं पर अराविडु भी लिखा हुआ है, तो आरविडु वंश ने 1570 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक शासन किया। किन वंशों ने? 4 वंशों ने। इसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में 2 ही वंश पूछे जाते हैं, संगम वंश और तुलु वंश। यही दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं और इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सालू वंश और आरविडु वंश ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न भी नहीं बनते। ज्यादा प्रश्न संगम वंश और तुलु वंश से बनते हैं, क्योंकि इनका शासनकाल भी ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा संगम वंश का शासनकाल रहा था 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक। तो सबसे पहले हम संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा ना कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। तो सबसे पहले किसने शासन किया? संगम वंश ने। और संगम वंश में कौन आएगा? तो हरिहर और बुक्का, क्योंकि इन्होंने ही तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले इन्हीं का वंश आया, संगम वंश। तो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। याद रखेगा, इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश की स्थापना की, संगम वंश। और इसका शासनकाल संगम वंश का 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा। तो सबसे पहले इसके शासक बने हरिहर। 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी, यानी कि 20 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य पर हरिहर ने शासन किया। तो संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया था। इसने पहले सबसे अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया, पर बाद में 17 वर्ष के शासन के बाद विजयनगर को इसने अपनी राजधानी बना दिया और इसी नगर के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का नाम पड़ा। तो सबसे पहले इसने अनेगुंडी को बनाया था, पर जो अनेगुंडी राजधानी थी ये नदी के किनारे पर होने के कारण बाढ़ के चपेट में आ जाती थी। इसीलिए अनेगुंडी से इसने अपनी राजधानी विजयनगर को बना दिया और विजयनगर के नाम पर ही इस पूरे साम्राज्य का नाम पड़ गया विजयनगर साम्राज्य। तो उसके बाद आगे है कि 1346 ईस्वी में हरिहर ने होयसल राज्य को विजयनगर में मिला लिया। ये आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र है होयसल राज्य। तो इसने इसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि अभी विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हुई है ना। धीरे धीरे आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है, पर धीरे धीरे ही ये साम्राज्य विस्तारवाद की ओर बढ़ रहा था। तो इसने सबसे पहले होयसल राज्य को अपने में मिला लिया। उसके बाद आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद क्या हुआ? तो जो ये बहमनी साम्राज्य है ये कृष्णा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र है। तो उत्तर में अब तो विस्तार होना मुश्किल है, इसीलिए दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ने अपना विस्तार किया। तो 1356 में क्या होता है कि हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद जिसका भाई था बुक्का, तो बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक
इसने विजयनगर पर शासन किया। तो हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का शासक बना और इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। इसके भाई ने होयसल को जीता था और इसने मदुरई को जीत लिया और विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। और इसने अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था। किसने? बुक्का प्रथम ने। और इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया था और इसी उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का प्रथम ने। किसने धारण की थी? एग्जाम में पूछा गया है कि किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो बुक्का प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। तो बुक्का प्रथम के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय इसका अगला शासक बनता है। तो आप कई बार सोचते होंगे ना कि ये नाम कैसे हैं कि हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, ये प्रथम और द्वितीय क्यों लगा होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। इतिहासकारों ने क्या किया, जब ये राजा थे तो उन्होंने अपने नाम के आगे प्रथम और द्वितीय नहीं लगाया था। इतिहासकारों ने समझने की दृष्टि से प्रथम और द्वितीय लगा है, क्योंकि क्या होता है कि एक ही वंश में सेम नाम के अलग अलग राजा होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसका नाम है हरिहर, इससे पहले भी हरिहर नाम था जिसने संगम वंश की स्थापना की थी। तो इतिहासकारों ने क्या किया, क्रम के हिसाब से जो पहले आया उसके आगे प्रथम लगा दिया, उसके बाद में जो आया उसके आगे द्वितीय लगा दिया। यानी कि सेम नाम के जो शासक होंगे ना, जो पहले आएगा उसके आगे प्रथम लग जाएगा, जो उसके बाद में आएगा उसके आगे द्वितीय लग जाएगा, उसके बाद जो आएगा उसके आगे तृतीय लग जाएगा। तो पहले इनके नाम के आगे, तो इन्होंने अपने नाम के आगे ये नहीं लगाया होता। इतिहासकारों ने समझने की दृष्टि से इनके नाम के आगे प्रथम, द्वितीय या तृतीय लगाया होता है। तो जैसे ये पहले हरिहर प्रथम था, उसके बाद दोबारा हरिहर नाम का राजा बन गया, तो इसके नाम के आगे द्वितीय लग गया। तो हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक रहा। तो ये बुक्का प्रथम का पुत्र था। उसके बाद अगला शासक बना और इसने शासक बनते ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। इसके पिता ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। और हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण की ओर और विस्तृत कर दिया। और बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमणों को इसने विफल किया और उन्हें भी हरा दिया। और इसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। तो इसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लिया और उसे भी विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। किसने? हरिहर द्वितीय ने। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इसने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था। तो इसने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था। इसके मतलब इसने अपना विस्तार श्रीलंका तक बढ़ा दिया था। तो इसके बाद जाहिर सी बात है नौसेना भी रही होगी। तो सफलतापूर्वक राज्य करने के बाद 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अगला शासक बनता है विरूपाक्ष प्रथम 1404 ईस्वी में। तो ये ज्यादा देर तक शासक नहीं बना, ये काफी अल्पकालीन समय तक शासक बना था। तो हरिहर द्वितीय का पुत्र था विरूपाक्ष प्रथम। तो 1404 ईस्वी में पिता की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके पुत्र विरूपाक्ष प्रथम को सिंहासन पर बैठा दिया गया और राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। यानी कि इसके भाई ने ही इसको हटा दिया और राजगद्दी पर इसका भाई बैठ गया। कौन था? बुक्का द्वितीय। बुक्का द्वितीय भी ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाया। 1404 ईस्वी से लेकर 1406 ईस्वी तक बुक्का द्वितीय ने शासन किया और बुक्का द्वितीय केवल 2 वर्षों तक ही शासन कर सका। उसके बाद अगला शासक बना देवराय प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है। इसने 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक शासन किया और हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक ये उत्तराधिकारी था, क्योंकि हरिहर द्वितीय के बाद जो 2 शासक बने थे, दोनों उसके बेटे थे, विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय। ये ज्यादा देर तक शासन नहीं कर सके, तो वास्तविक उत्तराधिकारी बना देवराय प्रथम। इसे अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था और फिरोज शाह बहमनी ने इसे हरा दिया था। तो फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। तो जो बहमनी साम्राज्य का राजा था ना, फिरोज शाह बहमनी, इसके समकालीन वो राजा था फिरोज शाह बहमनी। तो उसने क्या किया, इसको हरा दिया। तो हारने के बाद देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से कर दिया और देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था और वहां से नहरें निकलवाई थी। तो इसने जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। और इसके शासनकाल में ही इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो ये पूछा गया है कि निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। और देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। तो श्रीनाथ किसके दरबारी कवि थे? देवराय प्रथम के।
तो 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को अगला शासक बना दिया जाता है, पर वो कुछ ही समय तक शासन कर पाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो अगला शासक देवराय द्वितीय बनता है। पर देखिए, देवराय प्रथम की जब मृत्यु होती है ना, तो उसका जो बेटा होता है रामचंद्र, उसे 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। परंतु कुछ ही महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो भाई होता है, रामचंद्र का भाई वीर विजय, ये गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन उसका शासन भी कुछ ही महीनों तक चलता है, यानी कि ज्यादा देर तक इन दोनों भाइयों का शासन नहीं चल पाता, और अगला शासक बनता है वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो देवराय द्वितीय ही अगला शासक बनता है, क्योंकि देवराय प्रथम के दोनों ही बेटे रामचंद्र और वीर विजय ये ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाते। तो अगला शासक वीर विजय का पुत्र बनता है देवराय द्वितीय, और इसने 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक शासन किया। और देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था। ये संगम वंश का सबसे महान शासक था, जो कि जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था, यानी कि आम लोग इसे इंद्र का अवतार मानते थे। और इसके समय में फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रजा को अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा था, और देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। याद रखिएगा, इसने अपनी सेना में काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भर्ती किया था, और इसने उनके लिए मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की भर्ती की थी, तो इसका नाम था देवराय द्वितीय। और एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गज बेटकर, यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है। क्या उपाधि है इसकी? गज बेटकर। और 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मल्लिका अर्जुन 1446 ईस्वी में शासक बनता है। तो एक ही बार में आपको ये सारा याद नहीं हो जाएगा, बस अभी मैं आपको एक कहानी की तरह ये पूरा समझा रहा हूँ। आपको इसको पूरा ध्यान से सुनना है, ताकि ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं और रिवीजन जरूर करना है। तो देवराय द्वितीय के बाद इसका पुत्र मल्लिका अर्जुन अगला शासक बनता है, और इसके शासनकाल में उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा ने कोंडबिंडु एवं उदयगिरी किले पर अधिकार कर लिया, और इसको उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह से पराजित किया था। किसे? मल्लिका अर्जुन को। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि चंद्रगिरी के नरसिंह सालू ने इससे इसका सिंहासन छीन लिया। और नरसिंह सालू कौन था? तो ये मल्लिका अर्जुन का सामंत, यानी कि उसी का ही मंत्री था। उसी ने इसको राजगद्दी से हटा दिया, और हार के इस अपमान को न सह पाने के कारण 1465 ईस्वी में मल्लिका अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। और मल्लिका अर्जुन की मृत्यु के बाद इस वंश का, यानी कि संगम वंश का अंतिम शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय। ये 1465 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक संगम वंश का अंतिम शासक बनता है, और 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष की हत्या करा दी गई, और संगम वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो संगम वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सालू वंश। तो देखिए, सालू वंश से प्रश्न नहीं बनता, यहाँ से बस यही पूछा जाता है कि सालू वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, सालू वंश का कार्यकाल 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक था, यानी कि लगभग 20 वर्षों तक सालू वंश का शासन था। तो सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था, तो इसी के नाम से ही इस वंश का नाम पड़ा सालू वंश। तो सालू नरसिंह के दो पुत्र थे, तिम्मा और इमाडी नरसिंह। तो तिम्मा की हत्या के पश्चात इमाडी नरसिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो जो इमाडी नरसिंह था ना, ये एक अयोग्य शासक था, और इसके शासनकाल में जो वास्तविक शक्तियां थी ना, जिसके सेनापति यानी कि नरसा नायक के पास थी। और 1505 ईस्वी में क्या होता है कि नरसा नायक का जो पुत्र होता है, यानी कि इसके सेनापति का जो पुत्र होता है वीर नरसिंह, ये इमाडी नरसिंह की हत्या कर देता है, और उसके बाद तुलु वंश की स्थापना करता है। तो सालू वंश से आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न ही नहीं बनते। बस यही पूछा जाता है कि सालू वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था सालू नरसिंह। तो कई बार एग्जाम में सालू नहीं दिया होता, तो वहां पर सीधा दिया होता है नरसिंह। तो आपको याद रखना है किसका संस्थापक नरसिंह था, और इसके पुत्र इमाडी नरसिंह के सेनापति नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी, और यहीं से सालू वंश खत्म हो जाता है, और अगला वंश तुलु वंश की स्थापना होती है। तो अब हम तुलु वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो तुलु वंश का शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा, और इसका सबसे पहला शासक बनता है वीर नरसिंह। इसने लगभग 4 साल तक शासन किया, 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक।
तो 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने सालू वंश के नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना कर दी। वीर नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमणों से प्रभावित था और 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है और अगला शासक बनता है कृष्ण देव राय। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर पूरा विजयनगर साम्राज्य देखा जाए ना, मैं पूरे विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है कृष्ण देव राय और आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न बनता ही है। तो कृष्ण देव राय का शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा। तुलु वंश का ये महान शासक था कृष्ण देव राय, और कृष्ण देव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बनता है और बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो देखिए, जब ये कृष्ण देव राय दक्षिण भारत में राज्य कर रहे थे ना, तो उत्तर भारत में देखा जाए तो बाबर का आक्रमण हो जाता है और उसी समय कृष्ण देव राय उसके समकालीन थे। तो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा कौन सी है, तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, तो बाबरनामा में बाबर ने भी कहा था कि कृष्ण देव राय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो कृष्ण देव राय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509 और 1510 के बीच में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप हराया। तो देखिए, 1509 में कृष्ण देव राय शासक बने और उसी के बाद 1509 और 10 के दौरान बीदर के सुल्तान महमूद शाह को इसने हरा दिया और उसके बाद 1512 ईस्वी में कृष्ण देव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को भी हरा दिया और रायचूर पर अधिकार कर लिया। मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि दो नदियां, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी, दोनों के जो बीच का क्षेत्र है इसे रायचूर दोआब कहा गया। और देखिए, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों के बीच में लड़ाई रहती थी उस क्षेत्र के लिए। तो कृष्ण देव राय ने क्या किया कि रायचूर पर अधिकार कर लिया और तत्पश्चात इसने गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया 1512 ईस्वी में। और उसके बाद 1513 से लेकर 1518 के बीच कृष्ण देव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से कम 4 बार युद्ध किया और हर बार इसने पराजित कर दिया। किसने? कृष्ण देव राय ने उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्रदेव से 4 युद्ध किए और चारों में ही प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया। 4 बार की पराजय के बाद प्रताप रुद्रदेव निराश हो गया और उसने कृष्ण देव राय से संधि की प्रार्थना की। और संधि के बाद क्या हुआ? किसने, यानी कि प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण देव राय से करवा दिया। उसके बाद 1520 ईस्वी तक कृष्ण देव राय ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर अपने पराक्रम का परिचय दिया। और कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देव राय की रचनाएं हैं अमुक्त माल्याद और जाम्बवती। तो तेलुगु में है अमुक्त माल्याद और संस्कृत में है जाम्बवती कल्याणम। और कृष्ण देव राय ने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। ये तीनों ही उपाधियां कृष्ण देव राय ने धारण की थी। और कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस और बारबोसा, ये 2 पुर्तगाली यात्री कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए थे। उसके बाद आगे देखते हैं। तो कृष्ण राय देव के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो इसके दरबार में 8 तेलुगु साहित्य के कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलसानीपेदन और तेनालीराम थे। तो अलसानीपेदन को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता था। अलसानीपेदन की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि मनुचरित और हरि कथा सार, ये दोनों प्रमुख रचनाएं हैं अलसानीपेदन की और दोनों तेलुगु में हैं। और तेनालीराम की भी एक रचना है जो कि एग्जाम में पूछी गई है, पांडुरंग महात्म्यम। ये किसकी रचना है? तेनालीराम रामकृष्ण की रचना है। तो उसके बाद कहानी में आगे चलते हैं। तो कृष्ण देव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग या तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग कहा गया है, कृष्ण देव राय के शासनकाल को। और इसी के शासनकाल में नागलपुर नामक नए नगर और हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? कृष्ण देव राय ने। और कृष्ण देव राय की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1529 ईस्वी में कृष्ण देव राय की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसका भतीजा अगला शासक बनता है, उसका नाम है अच्युत देव राय। तो 1529 ईस्वी से लेकर 1542 ईस्वी तक इसका भतीजा अच्युत देव राय अगला शासक बनता है। और इसने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जो हम पढ़ें, पर हाँ, इसके शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री भारत आता है, नूनिज, याद रखिएगा, नूनिज इसी के शासनकाल में विजयनगर में आता है।
उसके बाद तुलु वंश का अंतिम शासक बनता है, उसका नाम था सदाशिव राव। 1542 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो अंतिम शासक है सदाशिव राव और ये काफी अयोग्य शासक था। इसका एक सेनापति था राम राय। वास्तविक जो शक्तियां थी ना इसके सेनापति के पास थी, ये केवल नाम मात्र का गद्दी पर बैठा था, पर जो शक्तियां थी वो उसके सेनापति राम राय के पास थी। और जो ये राम राय है ये एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य, तो उस समय क्या हुआ, जिस समय सदाशिव राय का शासन काल चल रहा था ना, तो जो बहमनी साम्राज्य था ये 5 टुकड़ों में बढ़ चुका था। यानी कि बहमनी साम्राज्य 5 क्षेत्रों में बढ़ चुका था। कौन कौन से? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर। इन 5 क्षेत्रों में बहमनी साम्राज्य टूट चुका था। तो जो ये राम राय था ना, इन 5 साम्राज्य में यानी कि बहमनी साम्राज्य के जो ये 5 राज्य अलग अलग बन गए थे उनके बीच में ये फूट डालने की कोशिश कर रहा था। पर इसका नतीजा क्या हुआ? इसका विपरीत परिणाम हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से केवल एक राज्य को छोड़कर, बरार को छोड़कर, शेष चारों ने मिलकर 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया। तो किसने हमला नहीं किया? बरार ने नहीं किया, बाकी चारों राज्यों ने मिलकर हमला कर दिया विजयनगर पर। और इसी युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया और युद्ध के मैदान में सेनापति राम राय मारा गया। और सदाशिव राय ने क्या किया? अपना अगला सेनापति तिरुमल को बना दिया और तिरुमल ने ही सदाशिव राय की हत्या कर दी और यहीं से एक नए वंश आरवीडू वंश की स्थापना होती है। तो क्या हुआ देखो, सदाशिव राय का सेनापति युद्ध में मारा जाता है, वो एक अगला सेनापति नियुक्त करता है तिरुमल को, और तिरुमल क्या करता है? वो अपने ही राजा यानी कि सदाशिव राय की हत्या कर देता है और वहीं से एक नए वंश की शुरुआत होती है, आरवीडू वंश की। तो आरवीडू वंश से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, बस यही याद रख लेना इसकी स्थापना किसने की थी। तो इस वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने की थी और यह वंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था और इसने अपनी राजधानी पेनुगोंडा को बनाया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? श्रीरंग तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ। और इसी के शासन काल में क्या हुआ, जो विजयनगर साम्राज्य था ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। जैसे हमने देखा कि बहमनी साम्राज्य 5 क्षेत्रों में बट गया, उसी प्रकार जो ये विजयनगर साम्राज्य था ना, ये भी छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया। जैसे कि तंजौर, मैसूर, मदुरई, ये स्वतंत्र राज्य इसके समय बन गए। किसके समय? श्रीरंग तृतीय के समय। तो ये आरवीडू वंश का अंतिम शासक था। आरवीडू वंश का संस्थापक था तिरुमल और अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था कैसे थी। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन केंद्रोमुखी प्रशासन था। केंद्रोमुखी समझ रहे हैं ना, यानी कि राजा ही डिसाइड करता था, केंद्र से ही सारा कुछ डिसाइड होता था। तो विजयनगर राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसका प्रमुख राजा स्वयं होता था, वही सारे मेन डिसीजन लेता था। और विजयनगर के राजा राय की उपाधि धारण करते थे। हमने देखा ना, देवराय, कृष्ण देव राय, तो ये राय की उपाधि धारण करते थे और स्वयं को ईश्वर तुल्य यानी कि ईश्वर के बराबर मानते थे। और इस काल में राजा की सहायता के लिए 2 परिषदें होती थी, पहली राज्य परिषद और दूसरी मंत्री परिषद। तो राज्य परिषद का काम क्या था? इसका स्वरूप बहुत ही व्यापक होता था। राजा इसी की सलाह पर नीतियों को बनाता था और इसकी स्थिति औपचारिक अधिक होती थी, यानी कि जो ऑफिशियल रूप से जितना भी काम होता था ना, ये राज्य परिषद के डिसीजन पर ही होता था। जैसे आज हम देखते हैं ना कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसी प्रकार समझ लीजिए ये राज्य परिषद था। इसका काम क्या था? ये राजा को सलाह देता था और राजा इसी की सलाह पर काम करता था। राज्य परिषद के बाद आता है मंत्री परिषद। तो इसका स्वरूप छोटा होता था, जिसमें कुल 20 सदस्य होते थे। इसमें प्रधानमंत्री, उपमंत्री और विभागों के सदस्य होते थे। इसमें विद्वान, राजनीति में निपुण 50 से 70 वर्ष आयु वाले निपुण व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया जाता था और इसका अध्यक्ष महाप्रधानी, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये होता था। और राजा और युवराज के बाद जो अगला स्थान होता था ना, इसी प्रधानमंत्री का होता था। यानी कि सबसे टॉप पर तो राजा होगा, राजा के बाद उसका जो युवराज है, उसका जो उत्तराधिकारी वो आएगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर रैंक होती थी वो प्रधानमंत्री यानी कि महाप्रधानी की होती थी, जो कि मंत्री परिषद का हेड होता था। तो आपको समझ आ गया ना कि उस समय शासन कैसे चलता था। उसके बाद आगे है भू राजस्व व्यवस्था। तो विजयनगर साम्राज्य में राजकीय आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। और भू राजस्व भूमि की उपज के आधार पर ही निर्धारित किया जाता था।
और सामान्यतः ये जो टैक्स लगता था ये 1/3 से लेकर 1/4 के बीच था। और 16वीं शताब्दी के मध्य में सदाशिवराय के काल में नाइयों को व्यापारिक कर से मुक्त कर दिया गया था, यानी कि सदाशिवराय के समय पर नाइयों से कोई कर नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगम राजवंश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इतालवी यात्री यानी कि इटली के यात्री निकोलो दा कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो निकोलो दा कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो इसका सही जवाब है देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में वंश दिए हुए हैं और सूची 2 में उसके संस्थापक दिए हुए हैं, तो आपको इसका सही मिलान करना है। तो देखिए, संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, सालू वंश के संस्थापक थे सालू नरसिंह, तुल्लु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और आरवीडू वंश के संस्थापक थे तिरुमल। तो इसका सही जवाब इसके आमने सामने ही दिया हुआ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की? उसका नाम क्या था? तो संत का नाम था माधव विद्यारण्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा वर्तमान के हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो किसने सर्वाधिक मुस्लिमों को अपनी सेना में नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी देवराय द्वितीय ने। उसके बाद आगे है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो किसने गजबेतकर की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय ने। आज का आखिरी प्रश्न है कि इसमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, यानी कि किसकी उपाधि आंध्र भोज थी? तो कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज उपाधि धारण की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।